देखिए, आज का जो ये क्वेश्चन है, ये री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर से संबंधित है। इसके पूर्व के लेक्चर्स में हम फॉरफिचर ऑफ शेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज का ये क्वेश्चन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर से रिलेटेड है। मतलब कंपनी ने यदि किसी शेयर होल्डर के शेयर्स फॉरफिट किए थे, यदि किसी शेयर होल्डर ने कुछ इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट पे न करने के कारण उसके शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर दिए थे, मतलब उसके शेयर्स का अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया था, शेयर्स वापस ले लिए थे, तो वही शेयर जब कंपनी किसी अन्य व्यक्ति को सेल करती है, किसी दूसरे व्यक्ति को, तो उसे कहा जाता है री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, वो आज हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। Faithful Limited Company invited applications for issue of 5,000 equity shares of rupees 100 each, payable as on application rupees 30 per share, on allotment rupees 30 per share, on first call rupees 20 per share, on second and final call rupees 20 per share. Applications were received for 8,000 equity shares and allotment was made as under. Applicants of 3,000 shares were allotted only 2,000 shares. Applicants of 5,000 shares were allotted only 3,000 shares. Surplus application money was adjusted towards sums due on allotment. Mr. Harbhajan, who belongs to category A, did not pay allotment and calls money on his 40 shares. Mrs. Suchitra, who belongs to category B and was allotted 90 shares, also failed to pay allotment money and calls money on her shares. Shares of both these shareholders were forfeited after the final call. These shares were subsequently reissued at rupees 90 per share fully paid up. Past journal entries regarding issue, forfeiture and reissue of forfeited shares. देखिए, फेथफुल लिमिटेड कंपनी 5,000 शेयर्स इशू करना चाहती थी, किंतु कंपनी को अप्लीकेशंस 8,000 शेयर्स के लिए प्राप्त हुए। इसका अर्थ यह है कि इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया। और कंपनी ने अलॉटमेंट किस तरह से किया? कंपनी ने ये 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करने वाले सारे शेयर एप्लीकेंट्स को दो कैटेगरी में विभाजित किया। कंपनी ने 3,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को कैटेगरी ए में रखा और उन्हें प्रोराटा बेसिस पे केवल 2,000 शेयर्स अलॉट किए। और जो शेयर्स 5,000 शेयर्स के एप्लीकेंट थे उन्हें कंपनी ने कैटेगरी बी में रखा और उन्हें भी प्रोराटा बेसिस पे केवल 3,000 शेयर्स अलॉट किए। और ये सारे शेयर होल्डर को प्रोराटा अलॉटमेंट किए जाने के कारण इनका जो एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो रहा था उसे कंपनी ने इन पर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट किया। अब यहाँ ऐसा बताया गया है कि एक शेयर होल्डर है मिस्टर हरभजन, जो कैटेगरी ए से संबंधित है। उनके पास 40 शेयर्स है और उन्होंने अपने 40 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी और कॉल्स मनी, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, दोनों कॉल, फर्स्ट कॉल भी और सेकंड एंड फाइनल कॉल भी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी उन्होंने पे नहीं किया था और इसलिए कंपनी ने उनके शेयर्स फॉरफिट किए। और साथ ही एक सुचित्रा, मिसेस सुचित्रा नामक एक और शेयर होल्डर है जो कैटेगरी बी से संबंधित है। उन्हें कंपनी ने 90 शेयर्स अलॉट किए थे। उन्होंने भी अपने शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी पे नहीं किया था, तो उनके भी शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए हैं। और ये दोनों ही शेयर होल्डर्स के शेयर्स कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किए और इनके जो फॉरफिटेड शेयर्स थे उनको कंपनी ने फिर किसी और व्यक्ति को रीइश्यू कर दिया और रीइश्यू करते समय 100 रुपीज़ फेस वैल्यू का शेयर केवल 90 रुपीज़ पर शेयर के अनुसार रीइश्यू किया। मतलब 10 रुपीज़
डिस्काउंट पे रीइशू किया। देखिए, कंपनी फ्रेश सिक्योरिटीज डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, लेकिन ऐसे शेयर्स जो पहले किसी और व्यक्ति को इशू किए गए थे और फिर उनको फॉरफिट कर दिया गया, जिसे पहले इशू किए गए थे उससे वापस ले लिए गए, और वही शेयर यदि फिर किसी अन्य व्यक्ति को री इशू किए जा रहे हैं तो री इशू करते समय उन्हें डिस्काउंट पर री इशू किया जा सकता है। और कंपनी यहाँ वही कर रही है। ये हरभजन और सुचित्रा के जो शेयर्स थे जो फॉरफिट किए कंपनी ने, उनको किसी अन्य व्यक्ति को री इशू करते समय 10 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट पे री इशू कर रही है। 100 रुपीज़ पर शेयर वाला शेयर 90 रुपीज़ में, एक शेयर 90 रुपीज़ में इशू कर रही है, 90 रुपीज़ पर शेयर। शेयर की फेस वैल्यू 100 थी और कंपनी ने वो 100 रुपीज़ 4 इंस्टॉलमेंट में मंगवाए थे। एप्लीकेशन पे ₹30 पर शेयर, अलॉटमेंट पे ₹30 पर शेयर, फर्स्ट कॉल पे ₹20 पर शेयर और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी ठीक है। और ये इस तरह से कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज़ पर शेयर था, पर कंपनी ने री इशू करते समय केवल 90 रुपीज़ पर शेयर के अनुसार ये शेयर्स री इशू किए। अब यहाँ पे यदि कंपनी री इशू करते समय 90 रुपीज़ पर शेयर के अनुसार एक एक शेयर री इशू कर रही है, तो भी वहाँ लिखा गया है कि कंपनी ये शेयर्स जब री इशू कर रही है, भले ही एक एक शेयर 90 में फिर से री इशू कर रही है, पर वो फुली पेड अप मानकर री इशू कर रही है। मतलब ऐसा माना जाएगा कि जिस किसी को ये शेयर्स फिर से री इशू किए जा रहे हैं, उस व्यक्ति ने भले एक एक शेयर 90 रुपीज़ में खरीदा है कंपनी से, मगर कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल में उस व्यक्ति का पर शेयर कंट्रीब्यूशन, उसका पर शेयर कंट्रीब्यूशन ₹100 ही माना जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जैसा कहा गया है कि भाई हरभजन के 40 शेयर्स और सुचित्रा के 90 शेयर्स कंपनी ने इसलिए फॉरफिट किए कि उन्होंने अलॉटमेंट मनी और कॉल्स मनी नहीं भेजा था। अब अलॉटमेंट मनी जितना इन दोनों शेयर होल्डर पे ड्यू था, वो पूरा अलॉटमेंट मनी इन्होंने पे नहीं किया, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन दोनों शेयर होल्डर को प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ था। मतलब इन्होंने अप्लाई ज़्यादा शेयर्स के लिए किया था और जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उतने शेयर्स कंपनी ने अलॉट नहीं किए थे, उससे कम शेयर्स अलॉट किए थे। अब इन्होंने यदि अप्लाई ज़्यादा शेयर्स के लिए किया था तो एप्लीकेशन भी जितने शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया उतने शेयर्स का एप्लीकेशन, यदि अप्लाई इन्होंने ज़्यादा शेयर्स के लिए किया था तो जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उतने शेयर्स का एप्लीकेशन मनी इन्होंने कंपनी को पे किया था, पर कंपनी ने उसकी तुलना में कम शेयर्स अलॉट किए, तो फिर इनका कुछ ना कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी हुआ था जो कंपनी इनके ऊपर ड्यू हो रहे अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर चुकी है। इसका मतलब इन पर जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था उसका कुछ भाग इनके एक्सेस एप्लीकेशन मनी से रिकवर हो चुका था, तो फिर जो शेष अलॉटमेंट मनी था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करने के पश्चात जो बचा हुआ अलॉटमेंट मनी था, वही इनके तरफ आना बकाया था और वो इनसे प्राप्त नहीं हुआ। वो अनपेड अलॉटमेंट मनी जो है वो इन पर ड्यू हो रहे टोटल अलॉटमेंट मनी से एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करने के बाद जो बचा हुआ अलॉटमेंट मनी है वो अनपेड है और वो कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ। और फर्स्ट और सेकंड कॉल मनी तो पूरा ही प्राप्त नहीं हुआ। पर अब यहाँ पे हमें एंट्रीज के शुरुआत करने से पहले ये देखना आवश्यक हो जाएगा कि यहाँ पे क्योंकि सारे ही शेयर एप्लीकेंट्स को कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है, तो सभी शेयर होल्डर का एप्लीकेशन मनी एक्सेस है, वो कितना है, ठीक है, वो कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा
और वो जितना भी एप्लीकेशन मनी एक्सेस हुआ है वो एंटायर एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में हो सकता है या उस अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी कुछ बच जाता है जो आगे और फर्स्ट और सेकंड कॉल में एडजस्ट करना पड़ेगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि ये हरभजन और सुचित्रा का कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी था जो इन पर ड्यू हो रहे अलॉटमेंट मनी में पहले ही एडजस्ट कर दिया गया था, और बाद में कितना अलॉटमेंट मनी इनका आना शेष था जो नहीं आया, इसका भी कैलकुलेशन हमें पहले करना होगा। और ये सारे कैलकुलेशन करने के पश्चात ही हम आगे के एंट्रीज कर पाएंगे। तो हम अब पहले ये कैलकुलेशन करेंगे। मैं अब ये पहले आपको कैलकुलेशन किस तरह होंगे बताऊंगा और उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज आरंभ करेंगे। तो देखिए, मैं पहले यहाँ वर्किंग नोट में वो टेबल बनाता हूँ जो ये बताएगा कि इन दोनों कैटेगरी के एप्लीकेंट्स का कितना एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो रहा था जो अलॉटमेंट में या आगे के इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करना है। देखिए, ये इस तरह का टेबल हम पहले भी बना चुके हैं। ये कैटेगरी, नंबर ऑफ शेयर्स सप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड, अमाउंट रिफंडेड, अमाउंट एडजस्टेड। ये अमाउंट एडजस्टेड का कॉलम भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक अलॉटमेंट, एक कॉल्स इन एडवांस। मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी का जितना पार्ट अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जा रहा होगा वो इस कॉलम में लिखा जाएगा, और जो आगे के कॉल में यदि एक्सेस एप्लीकेशन मनी इतना अधिक है कि शेयर होल्डर पर ड्यू होने वाला अलॉटमेंट मनी पूरा के पूरा उसमें से रिकवर होने के बावजूद भी अगर कुछ एप्लीकेशन मनी बच जाता है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जिसे आगे फर्स्ट या सेकंड कॉल में एडजस्ट करना है, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। चलिए, अब कंपनी ने अपने सारे शेयर एप्लीकेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट कैटेगरी है ए कैटेगरी में कंपनी ने ऐसे एप्लीकेंट्स को रखा जिन्होंने टोटल 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। मतलब उनका नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 3000 और उनको कंपनी ने केवल 2000 शेयर्स अलॉट किए, तो उनका नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड है 2000। अब इन्होंने अप्लाई किया था 3000 शेयर्स के लिए और कंपनी ने उनको अलॉट किया ओनली 2000 शेयर्स। अप्लाई 3000 शेयर्स के लिए किया था, इसका मतलब एक्सेस अप्लाई 3000 शेयर्स के लिए किया था, इसका मतलब एप्लीकेशन मनी भी 3000 शेयर्स का भेजा था। और कंपनी ने अलॉट किए ओनली 2000 शेयर्स। 1000 शेयर्स उनके रिजेक्ट हो गए, तो ये 1000 शेयर्स का उनका एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास एक्सेस आ गया, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन मनी 3000 शेयर्स का भेजा था, कंपनी ने अलॉट किया ओनली 2000 शेयर्स। तो 1000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कंपनी को उनकी तरफ से एक्सेस मिल गया। और आप जानते हो कि प्रोराटा अलॉटमेंट जिन शेयर होल्डर्स को किया जाता है उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी रिफंड नहीं करती, बल्कि आगे अलॉटमेंट मनी या आगे के कॉल्स में एडजस्ट करने की कोशिश करती है। तो हम देखेंगे कि अब इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी का अमाउंट हो कितना रहा है और वो आगे कहाँ एडजस्ट हो सकता है। देखिए, इनका 1000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो रहा है और एप्लीकेशन मनी पर शेयर ₹30, तो 1000 इंटू 30,000 इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। अभी 30,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा या कुछ बच जाएगा जिसको आगे कॉल्स इन एडवांस मतलब फर्स्ट या सेकंड कॉल में भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ये हमें देखना है। तो उसके लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि इस 30,000 रुपीज के एक्सेस एप्लीकेशन मनी में से अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो सकता है। अब अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो सकता है ये देखने के लिए पहले ये तय करना होगा कि अलॉटमेंट में इन पर मनी ड्यू कितना हो रहा था, इन पर अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हो रहा था। देखिए, अलॉटमेंट मनी भी पर शेयर है ₹30 और जितने शेयर्स इनको अलॉट किए गए उनके ऊपर अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। इस कैटेगरी के लोगों को केवल 2000 शेयर्स अलॉट किए गए, तो 2000 शेयर्स पे ₹30 के अनुसार 2000 इंटू 30 60,000 रुपीज अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है। इन पर अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है 60,000 और इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है केवल 30,000 1000 शेयर्स का। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी 30,000, इन पर जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है उससे कमी है, तो ये पूरा अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे, अमाउंट एडजस्टेड का जो अलॉटमेंट वाला कॉलम है उसमें लिख देंगे 30,000।
ये 30,000 इनका पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जा रहा है, ठीक है। देखिए ये जो कॉलम है अमाउंट रिफंडेड वाला, ये असल में यहाँ पे अमाउंट लिखी जानी है रुपीस, यहाँ पे भी अमाउंट है, ठीक। मैं यहाँ लिख देता हूँ अमाउंट एडजस्टेड, ठीक है। ये रुपीस के कॉलम है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ये पहले ये जो कॉलम से 1 2 3 इसमें नंबर ऑफ शेयर्स लिखा गया है, और ये यहाँ पे भी अमाउंट आएगी और या बाद के दो कॉलम में भी अमाउंट आएगी, ठीक है। अब देखिए ये कैटेगरी ए का हो गया, इसके बाद में कैटेगरी बी। कंपनी ने अपने सारे शेयर एप्लीकेंट्स को केवल दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। कैटेगरी ए का हमने सारा कैलकुलेशन कर दिया। अब कैटेगरी बी में कंपनी ने 5,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को रखा है, ठीक है। कंपनी के पास टोटल 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए थे, उसमें से 3,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को कंपनी ने कैटेगरी ए में रखा था। रिमेनिंग 5,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को कंपनी ने कैटेगरी बी में रखा है। मतलब कैटेगरी बी के एप्लीकेंट्स का नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है 5,000, और इनको कंपनी ने केवल 3,000 शेयर्स अलॉट किए, ठीक है। देखिए कंपनी के पास केवल 5,000 शेयर्स थे, कंपनी ने 5,000 शेयर्स से इशू करने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए थे। अब उसमें से 2,000 शेयर्स तो कैटेगरी ए को अलॉट कर चुकी थी, रिमेनिंग 3,000 कैटेगरी बी के एप्लीकेंट्स को अलॉट कर दिए गए। कैटेगरी बी के एप्लीकेंट से अप्लाई किया था 5,000 शेयर्स के लिए, उनको अलॉट किए गए केवल 3,000 शेयर्स, 2,000 शेयर्स उनके रिजेक्ट कर दिए गए। इसका मतलब 2,000 शेयर्स उनके 2,000 शेयर्स के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए। अब यदि उन्होंने अप्लाई 5,000 शेयर्स के लिए किया था तो एप्लीकेशन मनी भी 5,000 शेयर्स का भेजा था, लेकिन कंपनी ने अलॉट किया ओनली 3,000 शेयर्स, तो फिर 2,000 शेयर्स, ये 2,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी उनका एक्सेस हो गया कंपनी के पास। इसको भी कंपनी आगे अलॉटमेंट मनी या उसके आगे के कॉल्स में एडजस्ट करेंगे। यदि अलॉटमेंट मनी में पूरा एडजस्ट हो जाता है तो ठीक है, कुछ बच जाता है तो आगे के कॉल में भी एडजस्ट करेंगे। तो हम पहले देखेंगे कि इनका एप्लीकेशन मनी एक्सेस कितना हो रहा है। 2,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो रहा है। एप्लीकेशन मनी पर शेयर था ₹30, तो 2,000 इंटू 30 60,000 रुपीज इनका एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो रहा है। क्या वो पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा? अब इसके लिए देखना पड़ेगा कि अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू हो रहा है। अब अलॉटमेंट मनी तो जितने शेयर्स इनको अलॉट किए गए उस पर ड्यू होगा। इनको अलॉट किए गए केवल 3,000 शेयर्स, और अलॉटमेंट मनी पर शेयर है ₹30, तो 3,000 शेयर्स इंटू ₹30, इन पर अलॉटमेंट मनी ₹90,000 ड्यू हो रहा है, 3,000 इंटू 30, और इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो रहा है केवल 60,000। तो ये 60,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी, उन पर जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है 90,000 उससे कमी है, तो ये पूरा 60,000 अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करने के बावजूद भी और अलॉटमेंट मनी लेना बकाया है। मतलब ये पूरा 60,000 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट किया जा सकता है, और अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करने के बाद कुछ बच नहीं रहा है, तो हम पूरा 60,000 इसको अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो इसको अमाउंट एडजस्टेड के अलॉटमेंट वाले कॉलम में लिख देंगे 60,000। अब देखिए ये आपका छोटा सा ये चार्ट तैयार हो गया, जो ये शो कर रहा है कि कितना एप्लीकेशन मनी ये दोनों कैटेगरी के शेयर होल्डर का एक्सेस हो रहा था और उससे कहाँ एडजस्ट किया जाएगा। देखिए ये नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड के कॉलम की वर्टिकल टोटल 8,000, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड के कॉलम्स की वर्टिकल टोटल 5,000, नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड के कॉलम की 3,000। ये नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड के कॉलम की वर्टिकल टोटल और नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड के कॉलम की वर्टिकल टोटल, इन दोनों को ऐड करें तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड के कॉलम की वर्टिकल टोटल के इक्वल होना चाहिए। वो हो रहा है 5,000 प्लस 3,000 8,000। इसका मतलब आपने ये जो बाइफरकेशन, ये जो एनालिसिस किया है, ठीक है, वो सही है, ठीक है। उसके बाद अब ये अमाउंट एडजस्टेड का जो अलॉटमेंट वाला कॉलम है, इसकी टोटल हो रही है
90,000। ये 90,000 इन दोनों कैटेगरी के शेयर एप्लीकेंट्स का एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो हमें अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करना है। ठीक है, अलॉटमेंट पर इन पर जो अमाउंट ड्यू हो रहा है अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में, उस इंस्टॉलमेंट पे अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट पे जो अमाउंट ड्यू हो रहा है उसमें आपको ये 90,000 एडजस्ट करना है। ये तय हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमको एक चीज़ और तय करनी है और वो ये है कि ये जो शेयर होल्डर है हरभजन और सुचित्रा, जिन्होंने ऐसा कहा जा रहा है कि अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, पर मैंने बताया है कि उनको भी प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ था और यदि प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ था तो कुछ ना कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी उनका भी रहा होगा जो उन पर ड्यू हो रहे अलॉटमेंट मनी में पहले से एडजस्टेड था और उसको एडजस्ट करने के बाद जितना बकाया था अलॉटमेंट मनी वही उनके तरफ से नहीं आया। तो वो कैलकुलेशन हमें करना होगा कि एक्चुअली कितना अलॉटमेंट मनी उनके ऊपर आना शेष था जो नहीं आया। ठीक है, उसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि हरभजन और सुचित्रा ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था। यहाँ उनको अलॉट कितने शेयर किए गए वो दिया हुआ है, अप्लाई कितने शेयर्स के लिए दिए किया था उन्होंने ये नहीं दिया। जब तक उनका नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड पता नहीं चलता तब तक ये भी नहीं ज्ञात हो सकता कि उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना था जो अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट किया गया था। ठीक है, अब उसके लिए पहले हम उनका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड ज्ञात करेंगे। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय हरभजन। पहले हम हरभजन ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था ये ज्ञात कर देते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, मैं यहां लिखता हूं अप्लाइड अलॉटेड। अब टोटल कितने शेयर के लिए कंपनी को एप्लीकेशन आए थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड वो था 8,000। लेकिन हाँ क्षमा कीजिए, यहाँ पे कैटेगरी वाइज कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड से कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। यहाँ यह देखना पड़ेगा कि मिस्टर हरभजन कैटेगरी ए से थे, तो फिर कैटेगरी ए के जो शेयर एप्लीकेंट हैं उन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था टोटल। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय हरभजन। ठीक है, फ्रॉम कैटेगरी ए। कैटेगरी ए। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाइड और अलॉटेड, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल। अब ये टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय एप्लीकेंट्स ऑफ कैटेगरी ए, केवल कैटेगरी ए के एप्लीकेंट्स ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उनको कंपनी ने टोटल कितने शेयर अलॉट किए थे। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स ऑफ कैटेगरी ए। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कैटेगरी ए का था 3,000, ये यहाँ लिखा है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। और उनको कंपनी ने अलॉट किए थे टोटल 2,000 शेयर्स। तो देखिए कैटेगरी ए के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है 3,000 और टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है 2,000। अब ये मिस्टर हरभजन जो है ये इन्हीं 3,000 शेयर्स के एप्लीकेंट में से एक है और इसका नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड तो दिया है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड नहीं दिया, वो हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ मैं लिखूंगा हरभजन, उस शेयर होल्डर का नाम, और वो इन्हीं 3,000 शेयर्स के एप्लीकेंट में से है। ठीक है, उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया ये नहीं दिया है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय हरभजन बी एक्स, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया एक्स। अब उसका नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड दिया हुआ है और वो है 40। ठीक है, अब इसके आधार पे हम उसका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए इस x का और 2,000 का हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इंटू 2,000 वो हो गया 2,000x इज इक्वल टू,
ये 3000 का और 40 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3000 इंटू 40। अब वो हो रहा है, देखिए 2000x इज इक्वल टू 3000 इंटू 40, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3000 इंटू 40 अपॉन 2000। देखिए यह आ रहा है 60, ठीक है, ये 60 आ रहा है, x का वैल्यू 60। अब ये x हमने किसको एज्यूम किया था, नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड बाय हरभजन, और इसका वैल्यू यदि 60 आ रहा है तो इसका मतलब हरभजन ने 60 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड बाय हरभजन इज 60। चलिए इसका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड ज्ञात हो गया। अब इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी किस तरह ज्ञात करेंगे? देखिए उसके लिए हरभजन का एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना होगा? एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ हरभजन इज इक्वल टू, उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया अभी हमने निकाला था 60 शेयर्स, ठीक है, 60 शेयर्स, सब ब्रैकेट में लिखेंगे 60 शेयर्स। उसको कंपनी ने अलॉट कितने किए? 40 शेयर्स, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 40 शेयर्स। 60 शेयर्स माइनस 40 शेयर्स, 60 शेयर्स के लिए उसने एप्लीकेशन मनी भेजा, कंपनी ने उसको अलॉट किया 40 शेयर्स, तो 60 माइनस 40, 20 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो रहा था। उसका अमाउंट कितना होगा? तो उसे एप्लीकेशन मनी पर शेयर से मल्टीपल करना होगा। एप्लीकेशन मनी पर शेयर ₹30, तो 60 शेयर्स माइनस 40 शेयर्स, ठीक है, और उसको हम मतलब 60 शेयर्स माइनस 40 शेयर्स, 20 शेयर्स इंटू ₹30, 20 इंटू 30 वो हो रहा है 600। इसका मतलब उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी था ₹600, ठीक है, ₹600। ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी ₹600 उस पे ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में पहले से एडजस्टेड था, तो 600 रुपीस उसका अलॉटमेंट मनी तो मान लीजिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी से पहले रिकवर हो गया था, ठीक है। अब जो बचा हुआ अलॉटमेंट मनी था वो कितना था जो उसकी तरफ से नहीं आया, उसका कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए हम पहले देखेंगे कि इसमें टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना था। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन हरभजन। अब टोटल अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू होगा इसके ऊपर, जितने शेयर्स अलॉट किए उतने का ही अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। 40 शेयर्स अलॉट किए गए थे उससे और अलॉटमेंट मनी पर शेयर था ₹30, तो वो हो गया 40 शेयर्स इंटू ₹30, 40 इंटू 30, 1200 रुपए उसके ऊपर अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था, 1200 रुपीज, 1200। और इसमें से आप जानते हो कि उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी ₹600 पहले एडजस्टेड था, तो फिर ये 1200 जो उसके ऊपर अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था, मान लीजिए उसमें से 600 रुपीज तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी से रिकवर हो गया था, तो केवल 600 आना बकाया था जो नहीं आया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ हरभजन already adjusted, ₹600। चलिए इसको एडजस्ट करने के बाद मतलब जो टोटल अलॉटमेंट मनी उस पे 1200 ड्यू हो रहा था, उसमें इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी ₹600, ये उसमें से माइनस करने के बाद केवल ₹600
बच रहा है जो उसके ऊपर आना बकाया था, और ये उसने नहीं भेजा, मतलब उसका अनपेड अलॉटमेंट मनी है ओनली 600। अनपेड अलॉटमेंट मनी ऑफ हरभजन ₹600। चलिए, हरभजन का अनपेड अलॉटमेंट मनी ₹600 था, तय हो गया। अब इसके बाद सुचित्रा का भी कितना अलॉटमेंट मनी अनपेड था, ये जानने के लिए पहले शुरुआत वहीं से होगी। पहले तो ये देखो कि उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना था, जो उसके ऊपर जो होने वाले अलॉटमेंट मनी में ऑलरेडी एडजस्टेड था, ठीक है। और उसके लिए पहले फिर ये देखना होगा कि उसने नंबर ऑफ शेयर, उसका नंबर ऑफ शेयर अप्लाई कितना था, कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो सेम प्रोसीजर जो अभी हमने हरभजन का नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड और उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी ज्ञात करने के लिए अडॉप्ट की थी, वही प्रोसीजर, ठीक है। देखिए, अब मैं यहां लिखता हूं calculation of number of shares applied by सुचित्रा। और सेम प्रोसीजर जो हमने हरभजन का नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड ज्ञात करने के लिए अडॉप्ट की थी, वही करेंगे। मैं यहां लिखता हूं अप्लाइड। अब देखिए, सुचित्रा कैटेगरी बी से थी। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय सुचित्रा फ्रॉम कैटेगरी बी, अप्लाइड अलॉटेड टोटल अप्लाइड मतलब इस कैटेगरी की बी के जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने टोटल कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसको कहेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। टोटल अप्लाइड उनका था 5000 शेयर्स, और इस कैटेगरी के लोगों का टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड था 3000। इस कैटेगरी के लोगों को टोटल 3000 शेयर्स अलॉट किए थे कंपनी, तो इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड था 3000। टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 5000, टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 3000। सुचित्रा ये 5000 शेयर्स के एप्लीकेंट में से एक है, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा सुचित्रा का नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड पता नहीं है, तो लेट द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय सुचित्रा बी x, वही हम मैंने लिख दिया x, और उसका नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड पता है, ठीक है। उसे 90 शेयर्स अलॉट किए गए थे, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अलॉटेड के नीचे। और अब उसका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड ज्ञात करने के लिए इस x का और 3000 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, वो हो रहा है 3000 x और 3000 का मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ये 5000 और ये 90 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 3000x is equal to 5000 multiplied by 90, therefore x is equal to 5000 multiplied by 90 upon 3000। 150x का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सुचित्रा का नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है 150 शेयर्स, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा मान लिया था कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय सुचित्रा भी x, और x का वैल्यू आ रहा है 150। इसका मतलब सुचित्रा ने 150 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अब फिर उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना था, इस कैलकुलेशन को देख लीजिए आप ठीक से। मैंने किस तरह से मिसेस सुचित्रा का नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकाला है। अब इसके बाद
उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी किस तरह निकालेंगे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ सुचित्रा। सुचित्रा ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था अभी निकाला 150 150 शेयर्स। तो 150 शेयर्स माइनस उसको कंपनी ने अलॉट किए थे 90 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर था ₹30। देखिए उसने 150 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी भेजा था, कंपनी ने उसको अलॉट किए 90 शेयर्स, 60 शेयर्स का उसका एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो रहा था 60 शेयर्स और एप्लीकेशन मनी पर शेयर था ₹30, तो उसका अमाउंट होगा ₹60 shares into ₹30 1,800 1,800 उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी था जो उस पर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में पहले से एडजस्टेड था। तो फिर अलॉटमेंट मनी आना कितना बकाया था उसके लिए हम यहाँ पहले देखेंगे कि उस पर अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना था। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन सुचित्रा। सुचित्रा को जितने शेयर अलॉट किए गए उसका ही अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, उसे 90 शेयर्स अलॉट किए गए थे। तो 90 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर ₹30, ठीक है, 90 शेयर्स इनटू ₹30 वो हो रहा है 2,700 ₹2,700 और उसमें से उसका 1800 रुपए एक्सेस एप्लीकेशन मनी पहले से एडजस्टेड था। तो माइनस एक्सेस application money of Suchitra already adjusted. अब देखिए, अब ये 1800 एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी एडजस्टेड था, उन पर ड्यू हो रहा था 2700, अलॉटमेंट मनी ड्यू था 2700, इसमें से 1800 पहले से एडजस्टेड था जो हमने माइनस कर दिया। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन सुचित्रा ₹2700 माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ सुचित्रा ऑलरेडी एडजस्टेड 1800, 2700 उन पे ड्यू हो रहा था अलॉटमेंट मनी, लेकिन उसमें उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1800 पहले एडजस्ट हो चुका था, तो केवल 900 आना बाकी था, ठीक है, जो उनके तरफ से नहीं मिला। तो इसको कहेंगे, इस 900 को कहेंगे एक्स अनपेड अलॉटमेंट मनी ऑफ सुचित्रा। ये 900, ठीक है, ये सुचित्रा का अनपेड अलॉटमेंट मनी है। अब हम देख चुके हैं कि इसके पहले हरभजन का अनपेड अलॉटमेंट मनी कितना था और सुचित्रा का कितना है। तो उसका अलॉटमेंट मनी अनपेड था 600 और सुचित्रा का अनपेड अलॉटमेंट मनी है 900। तो टोटल अनपेड अलॉटमेंट मनी कितना हो गया? टोटल अनपेड allotment money is equal to ₹600 एक इसका हरभजन का प्लस ₹900 सुचित्रा, कुल मिला के दोनों का ₹1500 अलॉटमेंट मनी अनपेड। चलिए, अब ये हमें पता चल गया कि दोनों का कुल मिला के अनपेड अलॉटमेंट मनी था 1500।
ठीक है। अब जब कंपनी ने अलॉटमेंट वाला इंस्टॉलमेंट मंगवाया होगा उस समय बैंक अकाउंट में फिर अलॉटमेंट का कितना अमाउंट आया होगा उसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए, उसके लिए पहले हम ये देखेंगे कि सारे शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना था, और उसमें क्योंकि सभी शेयर होल्डर्स को प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया था तो उन सबका कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी पहले से एडजस्ट था। देखिए, टोटल allotment amount due on all shareholders। अब टोटल अलॉटमेंट मनी सभी शेयर होल्डर पर ड्यू कितना होगा, जितने शेयर्स कंपनी उनको इशू कर रही उतने का ही अलॉटमेंट मनी उन पर ड्यू होगा। कंपनी ने 5000 शेयर अलॉट किए, 5000 का अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। अलॉटमेंट मनी पर शेयर है ₹30, 5000 शेयर्स इंटू ₹30, 5000 shares into ₹30, टोटल 1,50,000 अलॉटमेंट मनी सारे शेयर होल्डर पे ड्यू था। 1,50,000 इसमें से सभी शेयर होल्डर का एप्लीकेशन मनी प्रोराटा अलॉटमेंट के कारण एक्सेस हो गया था, जो ऑलरेडी इस 1,50,000 के अलॉटमेंट अमाउंट में एडजस्टेड था। तो फिर बचा कितना था आने का सब पहले हमें देखेंगे कि उनका कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी सभी शेयर होल्डर का इसमें एडजस्ट किया गया था। तो माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स ऑलरेडी एडजस्टेड, ऑलरेडी एडजस्टेड। देखिए, सारे शेयर होल्डर का कितना एप्लीकेशन मनी एक्सेस था। तो हम जब टेबल बना रहे थे तब हमने देखा कुल मिला के 90,000 सारे शेयर होल्डर का, 30,000 कैटेगरी ए का, 60,000 कैटेगरी बी का, 30,000 प्लस 60,000 90,000 दोनों कैटेगरी के एप्लीकेंट्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस था, जो इस अलॉटमेंट मनी में पहले से एडजस्टेड था। तो 1,50,000 माइनस 90,000, तो फिर सभी शेयर होल्डर पे केवल 60,000 एप्लीकेशन मनी आना शेष था। ठीक है, अब इस 60,000 में से ये हरभजन और सुचित्रा का जो अनपेड अलॉटमेंट मनी है जो नहीं मिला वो माइनस कर देंगे तो पता चलेगा कि बैंक अलॉटमेंट का मनी तो कितना है, माइनस अनपेड अलॉटमेंट मनी of both the shareholders, unpaid allotment money of, या मैं यह लिख देता हूँ कि हरभजन एंड सुचित्रा, अनपेड अलॉटमेंट मनी ऑफ हरभजन एंड सुचित्रा, और वो है हमने अभी देखा हरभजन का 600 अलॉटमेंट मनी अनपेड था। ठीक है, और सुचित्रा का 900 अनपेड था। ठीक है, टोटल 1,500 दोनों का अनपेड था। ठीक है, तो रुपीज अनपेड अलॉटमेंट मनी ऑफ हरभजन एंड सुचित्रा ₹1,500। ठीक है, ₹1,500। अब ये 60,000 सभी शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट मनी आना शेष था, उसमें से इन दोनों का 1,500 अलॉटमेंट मनी यदि नहीं आया तो बैंक अकाउंट में, तो देखिए ये ₹58,500 अलॉटमेंट का इतना अमाउंट बैंक अकाउंट में आया है। जब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी का इंस्टॉलमेंट मंगाया और शेयर होल्डर्स ने बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी वाला इंस्टॉलमेंट जिस समय डिपॉजिट किया उस समय कंपनी के बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी के इंस्टॉलमेंट का केवल इतना ही अमाउंट आया है, क्योंकि देखिए सारे शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट मनी ड्यू था
1,50,000। इसमें से सभी शेयर होल्डर का एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो प्रोराटा अलॉटमेंट के कारण हुआ था वो 90,000 पहले से एडजस्टेड था। तो 1,50,000 में से 90,000 पहले से एडजस्टेड था, तो 60,000 आना शेष था। और वो 60,000 में से ये हरभजन और सुचित्रा का 1,500 अलॉटमेंट मनी नहीं आया, अनपेड है। तो फिर 60,000 से 1,500 माइनस करके केवल 58,500 का अलॉटमेंट अमाउंट बैंक अकाउंट में आया है। उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट ऑन अलॉटमेंट। देखिए 15,500। चलिए अब ये सारे कैलकुलेशन हो गए। हमने देख लिया कि बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी कितना है, 58,500। तो जितने कैलकुलेशन जरूरी थे जर्नल एंट्रीज करने से पहले वो सारे कैलकुलेशन अब यहाँ समाप्त हो चुके हैं। अब हम जर्नल एंट्रीज आरंभ करेंगे। देखिए फर्स्ट एंट्री कैसी होती है, जब कंपनी के बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन मनी आता है तब एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और इस एंट्री का अमाउंट जितना एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में आया है वो इस एंट्री का अमाउंट होता है। अब इस क्वेश्चन में कंपनी भले ही 5,000 शेयर्स इशू करना चाहती थी, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन 8,000 शेयर्स के लिए आए थे, तो एप्लीकेशन मनी भी 8,000 शेयर्स का आया था। और एप्लीकेशन मनी था पर शेयर ₹30, तो 8,000 इंटू 30 2,40,000 कंपनी का बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन मनी आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,40,000। चलिए ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अब इसके बाद सेकंड एंट्री में क्या किया जाता है, इस एप्लीकेशन मनी को यहां से शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। पर अब इस क्वेश्चन में ये जो एप्लीकेशन मनी है 2,40,000, ये एंटायर 2,40,000 शेयर कैपिटल अकाउंट में इसलिए ट्रांसफर नहीं हो सकता कि यहाँ इशू और सब्सक्राइब हो गया था। और आपको पता है कि जब इशू और सब्सक्राइब हो जाता है तो ऐसे केस में जितना एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में आया है, जिसको हमने फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट किया, वो एंटायर एप्लीकेशन मनी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकता। में तो केवल उतना ही अमाउंट ट्रांसफर होगा जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, उतने शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, और प्रोराटा अलॉटमेंट के कारण जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो गया शेयर होल्डर का, उसे कहाँ एडजस्ट करना है, हम वर्किंग नोट में टेबल बनाते समय देख चुके हैं। वो एंटायर एक्सेस एप्लीकेशन मनी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट करना है। तो फिर वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए उसका एप्लीकेशन मनी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, अब तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को जितने अमाउंट से फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया था उतनी अमाउंट से सेकंड एंट्री में डेबिट करके उसको रिवर्स करना होगा। इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000 और इक्विटी शेयर। अब इस 2,40,000 को जब हम यहाँ क्रेडिट करेंगे तो मैंने पहले ही बताया कि इसका बाइफर्केशन हो जाएगा, ये दो अलग अलग अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसमें से कंपनी ने जितने शेयर्स अलॉट किए उनका एप्लीकेशन बनी तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो प्रोराटा अलॉटमेंट के कारण हुआ है वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो अब देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने क्रेडिट होगा, जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए उनका एप्लीकेशन मनी इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी ने केवल 5,000 शेयर्स इशू किए तो 5,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 5,000 शेयर्स इंटू ₹30 1,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और आप वर्किंग नोट में जब हमने टेबल बनाया था तब आप देख चुके हो कि सारे शेयर होल्डर का कुल मिला के दोनों कैटेगरी के शेयर होल्डर का ए और बी इनका कुल 90,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो रहा है, जिसको हम अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब उस 90,000 को इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना होगा, तो उसे हम यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए तो ये एंट्री कैसी हो गई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90,000। चलिए दो एंट्रीज हो गई। अब तीसरी एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री, वो कैसी होती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसका अमाउंट कितना होता है, जितना अलॉटमेंट मनी शेयर होल्डर्स पे ड्यू हो रहा है वो इस एंट्री का अमाउंट होता है। अब सारे शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना होगा, जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए उतने ही शेयर्स का अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। कंपनी ने केवल 5,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, 5,000 शेयर्स का अलॉट होगा, पर शेयर अलॉटमेंट मनी है ₹30, तो 5,000 शेयर्स का हो जाएगा 5,000 इंटू ₹30 1,50,000। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विथ 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। चलिए ये अलॉटमेंट मनी ड्यू की भी एंट्री हो गई। अब इसके बाद अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आता है तब किस तरह की एंट्री होगी, देखिए अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आएगा तब बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और जितना अलॉटमेंट मनी बाद में बैंक अकाउंट में आया है, जिस समय कंपनी ने अलॉटमेंट मनी मंगवाया उस समय जितना अलॉटमेंट मनी शेयर होल्डर की तरफ से कंपनी के बैंक अकाउंट में वास्तव में आया उतने ही अमाउंट से बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखिए अब हम देख चुके कि अलॉटमेंट मनी बाद में जब कंपनी के बैंक अकाउंट में आया है, जब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी वाला इंस्टॉलमेंट मंगाया और उस समय जब शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा किया तो उस समय केवल 58,500 अलॉटमेंट मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में आया। वो अभी हम थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन कर चुके हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा केवल 58,500 से और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे 58,500 से टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 58,500। बैंक अकाउंट 58,500 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 58,500। चलिए अलॉटमेंट मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री हो गई, लेकिन ये इस दृष्टि से हुई कि कंपनी ने जो अनपेड अलॉटमेंट मनी है 1,500
हरभजन का और सुचित्रा का, उसको कॉल से नीरज अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है, ऐसा सोच के ये एंट्री की गई है। लेकिन अगर कंपनी ने वो सरप्लस अलॉटमेंट मनी को कॉल से नीरज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है तो फिर एक इसकी अल्टरनेटिव एंट्री होगी। वो किस तरह से होगी, देखिए, अल्टरनेटिव एंट्री, अल्टरनेटिव एंट्री में भी बैंक अकाउंट में इतने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा जितना ऊपर वाली एंट्री में किया है। बैंक अकाउंट डेबिट 58,500, लेकिन इस एंट्री में वो 1,500 का अनपेड अलॉटमेंट मनी है उसे कॉल से नीरज अकाउंट में डेबिट कर देंगे। कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट 1,500, और इन दोनों अकाउंट के अगेंस्ट में हम 60,000 से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 58,500, कॉल सी नीरज अकाउंट डेबिट 1,500 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000। ठीक है, ये हो गई अलॉटमेंट मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री इस किससे कि कंपनी यदि कॉल सी नीरज अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी। चलिए, अब अलॉटमेंट मनी की दोनों एंट्रीज हो गई, अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री और उसके बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री। अब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री वो किस तरह होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसका अमाउंट कितना होगा, जितना फर्स्ट कॉल का अमाउंट शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है वो इस एंट्री का अमाउंट होगा। अब देखिए, फर्स्ट कॉल पे ड्यू है ₹20 पर शेयर, तो 5,000 शेयर्स जो कंपनी ने अलॉट किए, 5,000 शेयर्स का 5,000 into ₹20, 1 लाख रुपीस फर्स्ट कॉल का अमाउंट शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। चलिए, ये फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री होगी। ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अब फर्स्ट कॉल मनी जब बैंक अकाउंट में आएगा उस समय कैसे एंट्री होगी, देखिए। अब पहली बात तो यह है कि फर्स्ट कॉल मनी बैंक अकाउंट में आएगा कितना, क्योंकि जो हरभजन और सुचित्रा दो शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं पे किया है। ठीक है, तो फिर इनके पास शेयर्स कितने हैं, देखिए, हरभजन के पास 40 शेयर है और सुचित्रा के पास 90 शेयर्स, तो टोटल 130 शेयर्स है इन दोनों के पास, और 130 शेयर्स का फर्स्ट कॉल मनी नहीं आया। 130 शेयर्स का फर्स्ट कॉल मनी कितना होगा, फर्स्ट कॉल मनी ₹20 पर शेयर है, तो 130 शेयर्स का हो जाएगा 2,600। ठीक है, 130 into 20, 2,600 रुपीज फर्स्ट कॉल मनी नहीं आया। अब अभी आपने देखा है कि फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कितना हो रहा था सारे शेयर होल्डर पे, 1 लाख रुपए। ठीक है, उसमें से 2,600 नहीं आया, तो कितना आया, 1 लाख रुपया सारे शेयर होल्डर पे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू था, उसमें से दो शेयर होल्डर का 2,600 रुपीज नहीं आया, तो 1 लाख माइनस 2,600, 97,400 बैंक अकाउंट में फर्स्ट कॉल मनी आ रहा है, 97,400। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 97,400 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
97,400, ठीक है, 97,400। अब ये हो गया आपकी फर्स्ट कॉल मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव्ड होने की एंट्री, इस दृष्टि से कि कंपनी कोई कॉल सी नीरस अकाउंट मेंटेन नहीं करती है, और ये अनपेड फर्स्ट कॉल मनी को भी कंपनी ने कॉल सी नीरस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया। परंतु कंपनी यदि अनपेड फर्स्ट कॉल मनी को कॉल सी नीरस अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, यदि कंपनी कोई कॉल सी नीरस अकाउंट मेंटेन करती है और अनपेड फर्स्ट कॉल मनी भी कंपनी यदि कॉल सी नीरस अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, तो फिर एंट्री कैसी होगी? अल्टरनेटिव एंट्री। देखिए, ऑल्टरनेटिव एंट्री, बैंक अकाउंट उतनी अमाउंट से डेबिट होगा, बैंक अकाउंट उतनी अमाउंट से डेबिट होगा जितना ऊपर वाली एंट्री में हुआ था। बैंक अकाउंट डेबिट 97,400, लेकिन वो जो 2,600 का अनपेड फर्स्ट कॉल मनी है उसे कॉल से नीरस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। कॉल से नीरस अकाउंट डेबिट 2,600, और इन दोनों अकाउंट के अगेंस्ट में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को पूरा 1 लाख से 1 लाख से क्रेडिट कर देंगे। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1 लाख। ठीक है, देखिए ये हो गई फर्स्ट कॉल मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री, इस दृष्टि से कि कंपनी मेंटेन्स कॉल सी नीरस अकाउंट। ठीक है, कंपनी कॉल सी नीरस अकाउंट मेंटेन करती है। चलिए, अब ये फर्स्ट कॉल मनी की भी दोनों एंट्रीज हो गई, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की और उसके बैंक अकाउंट में रिसीव होने की। इसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट जब डेबिट हो, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी जब डेबिट होगा, उसकी एंट्री किस तरह होगी? उसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसका अमाउंट कितना होगा? जितना अमाउंट सेकंड एंड फाइनल कॉल का शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है वो इस एंट्री का अमाउंट होगा। अब सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी कंपनी ₹20 पर शेयर मंगवा रही है, और कंपनी ने 5,000 शेयर इशू किए, तो 5,000 इंटू 20 1 लाख। सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी 1 लाख रुपीज ड्यू हो रहा है, जितना फर्स्ट कॉल का था। तो फिर इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। देखिए, ये सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री हो गई। अब इसके बाद जब सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी बैंक अकाउंट में आएगा, तब एंट्री कैसी होगी? उस समय एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और उस एंट्री का अमाउंट कितना होगा? जितना सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी वास्तव में कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा, वो उस एंट्री का अमाउंट होगा। अब देखिए, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी 130 शेयर्स का नहीं आया। हरभजन और सुचित्रा के 130 शेयर्स का सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं आया, उन्होंने सेकंड एंड फाइनल कॉल भी पे नहीं किया। अब 130 शेयर का सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना हो रहा है जो अनपेड है? 130 इंटू 20 2600, एग्जैक्टली जितना फर्स्ट कॉल का अनपेड अमाउंट था उतना ही सेकंड कॉल का भी हो रहा है। तो सेकंड कॉल के भी, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी सभी शेयर होल्डर पे 1 लाख रुपीस ड्यू था, उसमें से 2600 130 शेयर्स का ₹20 के हिसाब से 2600 अनपेड है। तो 1 लाख में से 2600 नहीं आया, नहीं इतना ही आ रहा है जितना फर्स्ट कॉल का अमाउंट बैंक अकाउंट में आया था, उतना ही सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी आ रहा है 97,400। तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट 97,400 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड
फाइनल कॉल अकाउंट 97,400. Bank contribute 97,400 to equity share second and final call account 97,400. लेकिन ये एंट्री फिर हमने ऐसा सोच के की है कि कंपनी कोई कॉल से नीरस अकाउंट मेंटेन नहीं करती है. बट इफ कंपनी मेंटेन्स अ कॉल से नीरस अकाउंट, देन व्हाट विल बी द अल्टरनेटिव एंट्री. फिर ऐसे केस में अल्टरनेटिव एंट्री कैसे होगी? वो इस तरह होगी. अल्टरनेटिव एंट्री. देखिए अल्टरनेटिव एंट्री में भी बैंक अकाउंट 97,400 से डेबिट होगा. बैंक अकाउंट डेबिट 97,400 जितना पहले वाली इसके ऊपर की एंट्री में हुआ था. लेकिन वो जो 2,600 का अनपेड फाइनल कॉल मनी है उसे कॉल से नीरस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा. वो 2,600 का जो अनपेड फाइनल कॉल मनी है, इट विल बी डेबिटेड टू कॉल से नीरस अकाउंट. उसे कॉल से नीरस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा. तो कॉल से एरियस अकाउंट डेबिट 2,600 और इन दोनों अकाउंट के अगेंस्ट में इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को 1 लाख से क्रेडिट कर देंगे. टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1 लाख. देखिए बैंक कंट्रीब्यूट 97,400 एंड कॉल से नीरस कंट्रीब्यूट 2,600 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1 लाख. ये हो गए सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने की दोनों दृष्टि से एंट्रीज है. एक, यदि कंपनी कॉल से नीरस अकाउंट मेंटेन करती है तो ये एंट्री होगी, यदि नहीं करती है तो ये एंट्री होगी. चलिए तो अब फाइनल कॉल मनी तक के, फाइनल कॉल मनी वाले इंस्टॉलमेंट तक के सारी एंट्रीज हो गई. अब वहाँ कहा गया है कि कंपनी ने हरभजन और सुचित्रा के 130 शेयर्स फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर दिए, क्योंकि उन्होंने अलॉटमेंट मनी का भी शेष भाग जो था, बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी, वो पे नहीं किया था. उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करने के उपरांत जो बचा हुआ अलॉटमेंट मनी था वो उन्होंने पे नहीं किया था. तो अलॉटमेंट मनी का भी कुछ भाग उन्होंने पे नहीं किया था, और फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी बिल्कुल ही पे नहीं किया, और इसलिए आपके शेयर फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किए जा रहे हैं. तो फॉरफिटर की एंट्री कैसी होगी? अब आप जानते हैं कि जब किसी शेयर होल्डर के शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं तो पहला काम हमें क्या करना पड़ता है? हमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे फॉरफिटेड शेयर्स पे फॉरफिचर के स्टेज तक, जिस स्टेज पे फॉरफिचर किया जा रहा है, जैसे यहाँ फाइनल कॉल के बाद फॉरफिचर हो रहा है, तो फाइनल कॉल तक ऐसे फॉरफिटेड शेयर्स पे जितना अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है वो वहाँ से रिवर्स करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है. क्योंकि यदि वो शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं तो उन शेयर्स पे जो भी अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में कंपनी के क्रेडिट किया जा चुका है वो वहाँ से रिवर्स करना जरूरी है. क्योंकि यदि वो शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं तो अब उनका अलॉट, वो जिस किसी को अलॉट किए गए थे वो अलॉटमेंट कैंसिल हो गया, वो शेयर्स का स्टेटस अब इशूड से अनइशूड हो गया, और अनइशूड शेयर से रिलेटेड कोई अमाउंट शेयर कैपिटल में नहीं रखा जा सकता, इसलिए वहाँ से रिवर्स करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होता है. अब इक्विटी शेयर को डेबिट किस अमाउंट से किया जाता है? तो देखिए उसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि उसके लिए एक फार्मूला आपको अपनाना होगा, और वह ऐसा है, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉरफिचर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम. ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितना है यहाँ? 40 हरभजन के शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं, 90 सुचित्रा के, टोटल 130 शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं. नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 130, और उनका फॉरफिचर
फाइनल कॉल के बाद हो रहा है, स्टेज ऑफ फॉरफीचर है फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल तक हर शेयर पे कंपनी ने कितना अमाउंट कॉल अप कर दिया था प्रीमियम छोड़ के, जिसको कहा जाता है कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉरफीचर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अब ये शेयर्स यहाँ पे प्रीमियम पे इशू ही नहीं थे, तो प्रीमियम एक्सक्लूड करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, ठीक है। तो अब फॉरफीचर के स्टेज तक हर शेयर पे कंपनी ने कितना अमाउंट कॉल अप कर दिया था। तो देखिए यहाँ एक एक शेयर 100 रुपीज़ का था। एप्लीकेशन मनी के रूप में कंपनी 20 रुपीज़ पर शेयर कॉल अप कर चुकी थी। अलॉटमेंट मनी के रूप में एप्लीकेशन मनी के रूप में कंपनी पर शेयर 30 रुपीज़ कॉल अप कर चुकी थी। अलॉटमेंट मनी के रूप में कंपनी 30 रुपीज़ पर शेयर कॉल अप कर चुकी थी। फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज़ पर शेयर कॉल अप कर चुकी थी और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 20 रुपीज़ पर शेयर कॉल अप कर चुकी थी। इस तरह कुल मिला के फाइनल कॉल के स्टेज तक हर शेयर पे कंपनी 100 रुपीज़ कॉल अप कर चुकी थी, जितना कि शेयर का फेस वैल्यू है, ठीक है। और कभी भी एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि यदि शेयर्स का फॉरफीचर फाइनल कॉल के बाद हो रहा है तो यह समझ लीजिए कि फाइनल कॉल तक शेयर का जो फेस वैल्यू है पूरा कॉल अप हो जाता है। यहाँ शेयर का फेस वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब फाइनल कॉल तक 100 रुपीज़ पर शेयर कॉल अप हो गया था। कॉल्ड अप मनी पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉरफीचर इज ₹100। Number of share forfeited 130 multiplied by called up amount per share up to the stage of forfeiture excluding premium 100. 130 into 100 13,000। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 13,000 से डेबिट करना पड़ेगा। चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 13,000। अब ये हो गए स्टेप 1। मैंने फॉरफीचर के स्टेप्स आपको पहले भी कई बार मेरे लेक्चर्स में बताई है और इस लेक्चर का भी जो वीडियो है उसमें स्क्रीन पे फॉरफीचर के स्टेप्स आपको डिस्प्ले की जाएगी, बताई जाएगी। उसमें स्टेप 1 है कि हमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ता है। वो किस तरह से डेबिट करना पड़ता है हम कर चुके हैं। स्टेप 2 प्रीमियम से रिलेटेड है, किंतु ये इस क्वेश्चन में शेयर्स प्रीमियम पे इशूड ही नहीं है, तो उसकी भी चिंता करने की हमें आवश्यकता नहीं है। फिर स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 कहती है कि ऐसे फॉरफीटेड शेयर्स पे जो भी अमाउंट कंपनी को पे किया जा चुका है, जो अमाउंट कंपनी को मिल चुका है, जिसे कहते हैं पेड अप अमाउंट ऑन फॉरफीटेड शेयर, उससे फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता है। अब ये 130 शेयर्स जो हरभजन और सुचित्रा के फॉरफिट किए जा रहे हैं, इनके ऊपर कंपनी को कितना अमाउंट मिल चुका है, इन दोनों ने कितना अमाउंट पे किया है। तो देखिए वैसे तो इन दोनों ने केवल एप्लीकेशन मनी पे किया है, उसके बाद इन्होंने अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट से पे करना बंद कर दिया था ना। इन्होंने अलॉटमेंट मनी वाला इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं पे किया। किंतु हम देख चुके कि इनको प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ था, इन्होंने अप्लाई ज़्यादा शेयर्स के लिए किया था, यानी एप्लीकेशन मनी ज़्यादा शेयर का भेजा था और कंपनी ने इनको उतने शेयर अलॉट नहीं किए थे, जिसके कारण कुछ इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी हुआ था और उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी से इनके ऊपर जो हो रहा अलॉटमेंट का अमाउंट कुछ ना कुछ रिकवर हो गया था। तो ऐसे केसेस में जब भी किसी ऐसे शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट किए जा रहे हो जिसको प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ था और उसका कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट अमाउंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो गया था, ऐसे व्यक्ति के शेयर्स फॉरफिट करते समय फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कितना अमाउंट आपको क्रेडिट करना है, इसका कैलकुलेशन करने के लिए एक सीधा सा एक बहुत सरल रास्ता ये है कि आप उस शेयर होल्डर ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, मतलब उसका नंबर ऑफ शेयर अप्लाई कितना था, उसको एप्लीकेशन मनी पर शेयर से मल्टीपल करो। और यदि कुछ आप नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड को एप्लीकेशन मनी पर शेयर से मल्टीपल करने के बाद उसका टोटल पेड अप अमाउंट आ जाएगा। देखिए उसमें अगर कुछ प्रीमियम भी पेड है तो प्रीमियम को माइनस कर दो और बचा हुआ अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट करना है। अब यहाँ पे तो शेयर्स प्रीमियम पे इशू ही नहीं हुए थे, तो हरभजन और सुचित्रा का जो भी पेड अप अमाउंट था उसमें कोई प्रीमियम इंक्लूड ही नहीं था। बस अब पेड अप अमाउंट कैसा निकालना है, उन्होंने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड उनका कितना था, 130 शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं किया था उन्होंने, 130 तो दोनों को कुल मिला के दिए गए थे, हरभजन को 40 और सुचित्रा को 90, लेकिन अप्लाई ज़्यादा शेयर के लिए किया था और वो हम वर्किंग नोट बनाते समय कैलकुलेट कर चुके हैं। हरभजन ने 60 शेयर के लिए अप्लाई किया था
सुचित्रा ने 150 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो दोनों ने कुल मिला के 210 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। इसका मतलब दोनों ने एप्लीकेशन मनी भी 210 शेयर्स का भेजा था, और यदि इन दोनों के शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं तो इन दोनों के 210 शेयर्स का पेड अप अमाउंट है 210 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी, और एप्लीकेशन मनी पर शेयर था 30, तो 210 इंटू 30, 210 इंटू 30 जो हो जाएगा 6300। ठीक है, तो इसका मतलब इनका पेड अप अमाउंट इनके शेयर्स का है 6300, जो हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 6300, 210 shares into ₹30, ठीक है, 6300। अब ये हो गई स्टेप 3। अब इसके बाद की स्टेप ये है कि जिस शेयर होल्डर के शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं उन्होंने जिस किसी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पे नहीं किया है, उस इंस्टॉलमेंट का अनपेड अमाउंट उसी इंस्टॉलमेंट के अकाउंट में क्रेडिट कर दो। ठीक है, जैसे हरभजन और सुचित्रा ने कुछ अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं किया, तो जितना अनपेड अलॉटमेंट मनी है उतना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करो। चलो हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को पहले क्रेडिट कर देते हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और इनका जो अनपेड अलॉटमेंट मनी था वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, और वो हम पहले देख चुके हैं कि वो ऑलरेडी 1500 था, ये वर्किंग नोट में हम देख चुके हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1500, और अब इन्होंने फर्स्ट कॉल का भी मनी पे नहीं किया, तो जो फर्स्ट कॉल का अनपेड अमाउंट है फर्स्ट कॉल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। फर्स्ट कॉल का अनपेड अमाउंट है इनका 2600, तो उसको फर्स्ट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में क्रेडिट किया देते हैं। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी उन्होंने 2600 पे नहीं किया, वो भी अनपेड है, तो उसको इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में क्रेडिट कर देंगे। टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2600। देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 13,000, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 6,300, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,500, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,600, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,600। डेबिट क्रेडिट भी टैली हो गया, इसका मतलब फॉरफिचर की एंट्री करेक्ट है। लेकिन ये फॉरफिचर की एंट्री करते समय हमने इस दृष्टि से की है कि कंपनी डज नॉट मेंटेन एनी कॉल्सिनियस अकाउंट, पर यदि कॉल्सिनियस अकाउंट कंपनी मेंटेन कर रही है और ये सारा अनपेड अलॉटमेंट मनी या फर्स्ट कॉल मनी सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ये अगर कंपनी ऑलरेडी कॉल्सिनियस अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी है, तो फॉरफिचर की भी एक अल्टरनेटिव एंट्री होगी जो अलग ढंग से होगी। वो किस तरह होगी वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, उसमें भी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को तो जिस तरह इसके पहले के एंट्री में डेबिट किया गया उसी तरह उतने ही अमाउंट से डेबिट किया जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,000, और फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को भी इसके पहले की एंट्री में जिस तरह से जितने अमाउंट से क्रेडिट किया गया उतने अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा, और वो था 6,300। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 6,300। बस फर्क कहाँ है? फर्क यह है
कि इसके पहले जो एंट्री हमने की उसमें जो अनपेड अलॉटमेंट मनी था वो हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया था, जो अनपेड फर्स्ट कॉल मनी था उसे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में क्रेडिट किया था, और जो अनपेड सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी था उसे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में क्रेडिट किया था। 3 अलग अलग अकाउंट क्रेडिट किए थे। लेकिन यदि वो सारा अनपेड अमाउंट यदि कंपनी पॉलिसी निवेश अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी है तो वो 3 अलग अलग अकाउंट क्रेडिट करने की जगह उस एंटायर अलॉटमेंट मनी जो अनपेड है, फर्स्ट कॉल मनी जो अनपेड है, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी जो अनपेड है, एंटायर अमाउंट अलॉटमेंट मनी कहना उचित नहीं होगा, एंटायर अमाउंट अलॉटमेंट मनी का भी, फर्स्ट कॉल का भी, सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी, वो एंटायर अमाउंट जो अनपेड है, एंटायर अनपेड अमाउंट वो पूरा के पूरा एक साथ हम कॉल से निवेश अकाउंट में क्रेडिट करने के बजाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 3 अलग अलग अकाउंट क्रेडिट करने की जगह वो पूरा अनपेड अमाउंट, अलॉटमेंट का अनपेड अमाउंट, फर्स्ट कॉल का अनपेड अमाउंट और सेकंड एंड फाइनल कॉल का अनपेड अमाउंट, इनकी टोटल एक साथ कॉल से निवेश अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो कितनी हो जाएगी देखिए, 2 कॉल इन एरियस अकाउंट। देखिए अलॉटमेंट मनी अनपेड था 1500, फर्स्ट कॉल मनी अनपेड था 2600, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी अनपेड था 2600, तो टोटल ये हो गया 6700। ठीक है, 6700 से हम कॉल सी निवेश अकाउंट को सीधे एक साथ क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 13000, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 6300, टू कॉल्स इन एरियस अकाउंट 6700। ठीक है, ये हो गई आपकी फॉरफिटर की एंट्री इस दृष्टि से कि कंपनी कॉल सी निवेश अकाउंट में एंट्री करती है। अब चलिए फॉरफिटर तक की एंट्रीज हो गई। अब यहाँ इस क्वेश्चन में एक नई चीज दी गई है कि ये जो फॉरफिटेड शेयर्स है हरभजन और सुचित्रा के 130 शेयर्स, ये फॉरफिट करने के बजाय फॉरफिट करने के पश्चात कंपनी ने किसी दूसरे व्यक्ति को सेल कर दिए फिर से। मतलब पहले हरभजन सुचित्रा को ये शेयर्स अलॉट किए गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ अमाउंट पे ना करने के कारण उनसे ये शेयर्स छीन लिए गए, फॉरफिट कर दिए गए, और यही शेयर किसी और व्यक्ति को दे दिए गए, किसी और व्यक्ति को सेल कर दिए गए, मतलब री इशू कर दिए गए। और री इशू करते समय एक एक शेयर लेकिन 9 रुपीज में ही इशू किया, 10 रुपीज का शेयर, सॉरी 9 रुपीज में नहीं, 90 रुपीज में इशू किया, आई एम सॉरी। ठीक है, 9 रुपीज में, एक एक शेयर 90 रुपीज में इशू किया, मतलब 10 रुपीज के डिस्काउंट पे इशू किया। ठीक है, अब 10 रुपीज डिस्काउंट पे इशू किया। अब देखिए यहाँ, वैसे मैंने आपको कल बताया था कि फ्रेश सिक्योरिटीज कभी कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं करती है, लेकिन ऐसे शेयर्स जो पहले किसी और को इशू किए गए थे और फिर किसी कारण से फॉरफिट कर दिए गए और अब वही शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को रीइशू किए जा रहे हैं, तो रीइशू करते समय शेयर्स डिस्काउंट पे रीइशू हो सकते हैं। यहाँ कंपनी 10 रुपीज के डिस्काउंट पे शेयर्स रीइशू कर रही है, 100 का शेयर केवल 90 रुपीज में दे रही है, और कंपनी ने टोटल 130 फॉरफिटेड शेयर्स फिर से रीइशू किए, फिर से किसी और को सेल कर दिया और एक एक शेयर 90 में ही सेल किया। तो 130 into 90 टोटल कितना अमाउंट कंपनी के बैंक अकाउंट में आया। और देखिए रीइशू करते समय कंपनी सारा अमाउंट एक साथ ही ले लेगी। रीइशू के समय कंपनी जिस किसी को शेयर्स रीइशू कर रही है उससे शेयर का अमाउंट इंस्टॉलमेंट में रिकॉर्ड नहीं करेगी, उससे तो पूरा लमसम अमाउंट एक साथ ले लेगी। जैसे एक एक शेयर अगर कंपनी 90 में बेच रही है और 130 शेयर्स बेच रही है, तो 130 शेयर्स का ₹90 के हिसाब से जितना अमाउंट हो रहा है कंपनी एक साथ ले लेगी, वो पूरा अमाउंट कंपनी के बैंक अकाउंट में एक साथ आ जाएगा। तो 130 शेयर्स इंटू 90, ये अमाउंट हो रहा है 11,700। ठीक है, 130 इंटू 90, 11,700 रुपये कंपनी के बैंक अकाउंट में आ रहा है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 11,700 यानी 11,700 से बैंक अकाउंट क्यों डेबिट होगा कि क्योंकि वो 130 शेयर्स जो फॉरफिट कर दिए गए थे, हरभजन और सुचित्रा से वापस ले लिए गए थे, वही 30 शेयर्स किसी और को 90 रुपीज पर शेयर के हिसाब से फिर से बेच दिए गए।
तो टोटल 11,700 रुपये कंपनी को फिर मिल गया जो कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा हो गया, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट 11,700। अब लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये 130 शेयर्स जो पहले फॉरफिट हुए थे, जब फॉरफिट हुए थे तो इनका फेस वैल्यू 13,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट से रिवर्स कर दिया गया था। ये देखिए कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया गया था, क्योंकि उस समय ये स्थिति हुई थी कि ये शेयर्स पहले इशू किए गए और फिर फॉरफिट कर दिए गए, तो इनका स्टेटस अनइश्यूड जैसा हो गया था, और अनइश्यूड शेयर से रिलेटेड कोई अमाउंट शेयर कैपिटल में नहीं रखना चाहिए, इसलिए शेयर कैपिटल से रिवर्स करने के लिए उसको डेबिट कर दिया गया था। पर अब वही 130 शेयर्स फिर से रीइश्यू कर दिए गए, फिर से किसी और को भेज दिए गए, तो अब फिर से उनका स्टेटस हो गया इशूड, और अगर शेयर इशू कर दिए गए तो उनका फेस वैल्यू फिर से शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। तो अब 130 शेयर्स का फेस वैल्यू तो होना है 130 into 100 13,000, तो 13,000 फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना होगा, पर यहाँ पे बैंक अकाउंट में तो 11,700 ही डेबिट हुआ है। इसके अगेंस्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को 13,000 से क्रेडिट करे तो यहाँ पे 1,300 रुपीज का शॉर्टेज है। 1,300 का शॉर्टेज इसलिए है कि आपने एक शेयर 10 रुपए डिस्काउंट पे इशू किया, 100 का शेयर 90 में बेचा, और इसलिए 130 शेयर्स का 1,300 रुपीज का कंपनी को लॉस हो रहा है। कंपनी को ये 130 शेयर बेच के केवल 11,700 रुपीज कैश मिला, जबकि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में फिर से 13,000 क्रेडिट करना होगा। ठीक है, ये फुली पेड अप, ये ऐसा मान के इशू किया गया है कि शेयर 90 में फुली पेड अप मान के, मतलब ऐसा माना गया है कि भाई भले हमने जिस व्यक्ति को ये शेयर बेचे एक शेयर 90 में बेचा, लेकिन हम ये मानेंगे कि उसकी तरफ से हर शेयर का 100 रुपये मिल गया है, और हमारे कंपनी के कैपिटल में उसका पर शेयर कॉन्ट्रीब्यूशन 100 है, ऐसे ही माना जाएगा। तो फिर उस हिसाब से तो 130 शेयर्स का 13,000 हो गया, जबकि हमने बेचते समय उससे लिए केवल 11,700, तो 1,300 का कंपनी को लॉस हो रहा है पर शेयर 10 रुपीज डिस्काउंट देने के कारण। ये लॉस वो पहले वाले शेयर्स होल्डर्स जो थे, जिनके शेयर्स आपने फॉरफिट किए थे, उनका जो अमाउंट कंपनी ने जब्त कर लिया था, फॉरफिट कर लिया था, जिसे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया था, ये 6,300 इसमें से रिकवर किया जाता है, इसमें से रिकवर किया जाता है। अब इसमें से रिकवर करना मतलब क्या? देखिए वो 6,300 जो पहले वाले दो शेयर होल्डर का हमने फॉरफिट किया था, वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया था, उसमें से 1,300 हमें रिकवर करना है, तो उस 1,300 को आप शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट करना होगा। ये 6,300 जो दोनों शेयर होल्डर का फॉरफिट किया था, वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया था। अब उसमें से यदि 1,300 हमें रिकवर करना है, वो जो लॉस हो रहा है इशू के समय, वो यदि रिकवर करना है, तो फिर अब हमें फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को 1,300 से डेबिट करना होगा। ठीक है, और ये इसलिए डेबिट करना होगा कि ये लॉस है 1,300 का, लॉस डेबिट होता ही है। ठीक है, और उस लॉस को कहाँ डेबिट करना है हमें? इस फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पहले 6,300 का कंपनी को गेन हो गया था। कैसे गेन हो गया था कि जो दो शेयर होल्डर है, हरभजन और सुचित्रा, उन्होंने अपने शेयर्स पे 6,300 कंपनी को पे किया था। कंपनी ने उनके शेयर तो फॉरफिट कर दिए, शेयर तो वापस ले लिए, छीन लिए, लेकिन उनका जो पैसा उन्होंने भरा था वो भी कंपनी ने वापस नहीं किया, उसे भी जब्त कर लिया। ठीक है, तो फिर वो 6,300 एक तरह से कंपनी का गेन हो गया था, शेयर भी वापस ले लिया और पैसा भी वापस नहीं किया उनका। वो 6,300 का जो गेन हुआ था, उसमें से अब ये शेयर इशू करते समय 1,300 का जो लॉस उठाना पड़ रहा है, वो रिकवर करेंगे। और वो रिकवर किस तरह होगा? ये 6,300 का गेन जो कंपनी को हुआ था शेयर प्रॉफिट करते समय, उससे पहले प्रॉफिटेड शेयर्स अकाउंट में यदि क्रेडिट किया था, अब उसमें से 1,300 री इशू के समय जो डिस्काउंट पे शेयर इशू करने के कारण लॉस हो रहा है, उसको यदि रिकवर करना है, तो फिर उस 1,300 को आप प्रॉफिटेड शेयर्स अकाउंट में हमें डेबिट करना होगा। पहले गेन के रूप में 6,300 प्रॉफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया था जब दो शेयर होल्डर के शेयर्स प्रॉफिट किए थे। अब उस समय उसमें से री इशू के समय होने वाला 1,300 का लॉस रिकवर करना है, तो प्रॉफिटेड शेयर्स अकाउंट को आप 1,300 से डेबिट करना होगा। तो आप प्रॉफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। प्रॉफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 1,300। और देखिए मैंने पहले ही बताया कि अगर 130 शेयर्स फिर से रीइश्यू हो चुके हैं, तो उनका फेस वैल्यू 130 into 100 13,000 फिर से शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। तो अब हम 13,000 से शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं।
क्योंकि हमें अब कोई शॉर्टेज नहीं आ रही। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 11,700 से, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 1,300। अब ये दोनों डेबिट होने वाले अकाउंट की टोटल 13,000 हो रही है, इनके दोनों के टोटल डेबिट होने वाले अकाउंट की टोटल 13,000 हो रही है। तो इनके अगेंस्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को 13,000 से क्रेडिट कर दो, ताकि एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 13,000। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 11,700, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 1,300 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 13,000। ये हो गई रेशियो की एंट्री, ठीक है। ये जो 130 शेयर्स फॉरफिट किए थे उनकी रेशियो की एंट्री इस तरह से हो गई। अब रेशियो के पश्चात एक और एंट्री शेयर्स रह जाती है। देखिए आपने के शेयर्स जब फॉरफिट किए तो उन्होंने अपने शेयर्स पे जो 6,300 कंपनी को पे किया था, कंपनी ने वो भी रख लिया था, वो वापस नहीं किया था। एक तरह से कंपनी का वो एक गेन हो गया था कैपिटल नेचर का 6,300। अब इस 6,300 से ये कंपनी ने जब यही शेयर्स किसी और व्यक्ति को फिर से रेशू किए तो उस समय डिस्काउंट के कारण, जो डिस्काउंट पे रेशू कर होने के कारण जो 1,300 का लॉस हुआ वो 6,300 से कंपनी ने रिकवर कर दिया। इस 6,300 से उस 1,300 को कंपनी ने बाद में रिकवर किया। तो ऐसा हम मानेंगे कि 6,300 का जो गेन था उसमें से 1,300 तो रेशू के समय जो लॉस हो रहा था वो रिकवर हो गया। उसके उपरांत भी यहाँ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 5,000 शेयर्स है। 6,300 से 1,300 जाने के बाद भी 5,000 वहाँ शेयर्स है। ये 5,000 का जो अमाउंट है ये कंपनी को इस रेशू की प्रक्रिया में शेयर्स रेशू करते समय पहले फॉरफिट किए, फिर वही शेयर्स किसी और को रेशू कर दिए, ये सारी प्रोसेस में कंपनी को उल्टा गेन हो गया, 5,000 का गेन हो गया। पहले वाले 2 शेयर होल्डर का 6,300 भी वापस नहीं किया और वही शेयर किसी और को जब सेल किए तो डिस्काउंट में सेल करने के कारण जो 1,300 का लॉस हो रहा था वो 6,300 में से रिकवर करने के बाद भी 5,000 का कंपनी को गेन हो रहा है। ये इट इज कॉल्ड कैपिटल नेचर गेन। इसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। अब इसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री कैसे होती है? देखिए ये पहले फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 6,300 क्रेडिट किया था, उसमें से 1,300 डेबिट करने के बाद भी अभी वहां पे 5,000 रुपीज जो है वो क्रेडिटेड है और उस 5,000 को अब आपको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो पहले वो यहाँ क्रेडिटेड है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में, उसे वहां से अगर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो वो 5,000 यदि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में पहले क्रेडिटेड है तो अब वहां से रिवर्स करने के लिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को पहले डेबिट कर देंगे 5,000 से, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 5,000 और अब उसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट 5,000। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, चलिए ये आज के इस क्वेश्चन की सारी एंट्रीज हो गई। शेयर्स इशू होने से लेकर फॉरफिचर और उसके बाद में फॉरफिटेड शेयर्स के रीइशू तक की सारी एंट्रीज समाप्त हो गई। आज का ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम कुछ और वैरायटीज लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।